जाती जहाज भरका यमन की, और अब इस आग की तपिश भारत तक महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल लाल सागर अब युद्ध का नया मैदान बन चुका है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस बार निशाने पर आया है भारतीय झंडे वाला एक कॉमर्शियल जहाज। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज MSV फैज नूर अहलिया पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज को विस्फोटकों से लदी एक ड्रोन बोट से टक्कर मारकर निशाना बनाया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो समुद्र में ही समा गया। हालांकि इस भयानक हमले के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर तो ये रही है कि जहाज पर सभी सवार जो 14 लोग थे उन्हें सुरक्षित बचा दिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी शामिल था। यमन की सरकारी सेना और कोस्ट गार्ड ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज डूब चुका है, लेकिन सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमनी अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने यह साफ कहा है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निर्बाध समुद्री व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दरअसल लाल सागर दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले लाखों टन सामान, कच्चा तेल, गैस और समुद्री वस्तुएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो इसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में सप्लाई चेन, तेल की कीमतों, बीमा लागत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज MV अमोर्फी पर हुए हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया था। अब लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला इस बात का संकेत है कि दुनिया के समुद्री रास्ते लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह हमले गाजा युद्ध के विरोध में किए जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा नुकसान वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को हो रहा है। हर नए हमले के साथ शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है। कई जहाज वैकल्पिक और लंबे समुद्री रास्ते अपनाने को मजबूर भी हुए हैं और दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लाल सागर में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में और भारतीय जहाज भी खतरे में पड़ सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वैश्विक समुद्री संकट का रूप ले चुका है? और क्या दोस्त, भारत के शिप पर हमला हुआ है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छी बात है कि किसी की मौत नहीं हुई, बट मौत हो सकती थी। सबके सब मर सकते थे, बट जो यमन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने बचा लिया। हम बात करेंगे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत, बात करेंगे। तो भाई बात यह है कि ये इंडियन फ्लैगशिप था, ठीक है। अच्छा, इसका नाम था MSV फैज नूर आलिया, ठीक है। इस शिप का नाम था। अब आप बोलेंगे सर इंडियन नाम तो नहीं लग रहा, महेश प्रकाश ऐसे कोई नाम होना चाहिए। तो ये रेड सी में जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और यहाँ से निकला बढ़िया ये बाब अल मंदेब है ना, ये वाला, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस है। चलो इसके बाद कंपैरिजन हम कर लेते थोड़ा सा। एक्चुअली बात ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, ऊपर ईरान हो गया, इधर इराक हो गया, इधर सऊदी हो गया, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे देश हैं ये गल्फ कंट्रीज हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया का 20% एनर्जी यहाँ से जाती है। भारत इन पे डिपेंड करता है। पूरी दुनिया ये एनर्जी चोक पॉइंट है। पूरी दुनिया टेक्निकली यहाँ से चल रही है। सारे गल्फ कंट्रीज यहाँ से जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोस में प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो ये खुला था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ा है, अब ईरान कह रहा है कि ये हमारा है और जहां जिस रास्ते से हम बताएंगे उसी रास्ते से तुमको जाना है। उसके इधर उधर हुए तो बम मार देंगे, पैसे देके जाओ। इसीलिए ईरान बार बार हमले कर रहा है। अब ईरान और अमेरिका के युद्ध की बात करें तो भाई देखिए, परसों भयानक हमला होना था, ऐसा तबाही मचनी थी, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर प्लान बना लिया। बट पूरी दुनिया ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है, अब अंदर की बात तो कोई नहीं जानता, बट पूरी दुनिया ने, ईरान ने भी रिक्वेस्ट की ऐसा ना करें जनाब, ना करें। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अब बातचीत पॉजिटिव है, ऐसा ओमानी मीडिएटर्स कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में वो पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ रही है। अब एक डील तो ऑलरेडी दे चुके हैं, दूसरी डील देखिए। जहां तक प्रॉक्सीज ग्रुप की बात करें तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि गल्फ जो है वो साथ में आ रहा है प्रॉक्सीज ग्रुप को मारने के लिए, वो ईरान को नहीं मान रहा है। अभी आपने जैसे सऊदी अरब में देखा, इजिप्ट पर ईरान ने हमला कर दिया, सऊदी अरब ने फिर PMA पर हमला किया, नेवल अलायंस बनाया। तो अमेरिका और इजराइल प्लान यही था, देखेंगे ईरान को और जो ये प्रॉक्सी गल्फ ग्रुप है, गल्फ कंट्रीज है, ये देखेंगे इनके प्रॉक्सी ग्रुप को। अब उसी में से आपको पता है कि जो यमन है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, यमन में एक और फोर्स है जिसको सपोर्ट UAE कर रहा है। यमन इतनी खिचड़ी पक गई है अरब स्प्रिंग के बाद, बर्बाद हो गए एक तरीके से। आधा जो है
हूतीस कंट्रोल करते हैं, जो कि सीधा ईरान बैक्ड मिलिशिया है, और यहां से जो भी शिप जाता है ना, हूतियों की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। तो अभी तक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एनर्जी चोक पॉइंट है, बट वैश्विक व्यापार की बात करें, ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो वो यहां से जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है बाल अल मंदेब भाई, तुम यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया हो गया, इधर इथियोपिया हो गया, ये जिबूती हो गया जो चाइना ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, सोमालिया ये पायरेट्स के लिए जाना जाता है। अच्छा पता है यहाँ पे पायरेट्स क्यों है? आपको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ इंडिया ने अलायंस बनाया भाई, ऑपरेशन संकल्प अंकल्प, और यहाँ सोमालिया की सरकार ने बोला है बाकी देशों से कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे आके कार्रवाई कर दो, क्योंकि कोई भी शिप आता था लूट लिया जाता था। जितने भी यूरोप थे ना, यहाँ कचरा डालते थे, यूरोपियन देश सारा उठा के यहाँ पे डाल दो, इनका यही होता है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि उधर रिसाइकल कचरा मंगाते हैं, रिसाइकल चीजें पेपर मंगाते हैं, तो उन्होंने कचरा वो म्युनिसिपल कचरा भेज दिया। जब भारत सरकार ने खोला, बोले कब कि इसमें किसी के कैन पड़े हुए हैं, कोई पिज्जा खाया हुआ फेंका हुआ, ये तो कचरा जो हम लोग फेंकते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये है पूरा सोमालिया। तो यहाँ भाई फिर जब ये सब कुछ बंद हुआ तब यहाँ बोला कि भाई हमको तो अपना काम करना है ना, हम इनको लूटेंगे, इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने फिर यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स के खिलाफ एक प्रॉपर, अब इधर ये वाला एरिया तो ठीक हो गया, उधर साइड एरिया बहुत खराब हो गया, राइट, वेस्ट वाले अफ्रीका में बहुत ज्यादा पायरेट्स आ गए। एनीवे, तो अब ये जो है ना, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप जाओगे और फिर स्विस कैनाल से होते हुए आप निकल जाओगे ऊपर, समझ रहे हो, स्विस कैनाल से होते हुए ऊपर जाओगे, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ये यूरोप आ गया, ये यूरोप, तो ये अफ्रीका है इधर पे, और उधर यूरोप है। स्विस कैनाल इसीलिए बनाया गया था कि इजिप्ट को पास करते हुए, इजिप्ट के पास था, और ऊपर निकल जाओ यूरोप की तरफ। तो वैश्विक व्यापार के लिए बाल अल मंदेब है, और एनर्जी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। बट देखिए लगती तब है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है, ठीक है। यहाँ इसके तो काफी अल्टरनेट रूट, आप तो देखिए ये इजराइल हो गया, ये वाला यहाँ से भी अल्टरनेट रूट निकाल रहे हैं। हमास, मैंने आपको एक साल पहले एक लेक्चर लिया था, मैंने बताया था कि इजराइल की और अमेरिका की असली मंशा है कि वो स्विस कैनाल ये जो है ना, इसको हटा के अल्टरनेट ट्रेड रूट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट का कब्जा है, गल्फ कंट्रीज इसको देखते हैं, तो अमेरिका हेजिमनी चाहता है, वो चाहता है कि हमारा वर्चस्व रहे, और कोई देश नहीं चाहता, ये हालात है। तो अब इधर पे ही यहाँ से ही जो है वो शिप जा रहा था, और यहाँ पे हमला कर दिया। अब इसमें 13 इंडियंस थे जिनको बचा लिया गया है, और ये इंडियन फ्लैग शिप था। इसका मतलब ये है कि इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था और इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी कि भारत का शिप। आप ऐसे कैसे समझ सकते हो इसे? जैसे आप कार लेते हो ना, तो हो सकता है आप दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन आपने कार यूपी से उठाई, तो यूपी रजिस्टर्ड कार होगी ना, वो नंबर प्लेट में यूपी आएगा, और हो सकता है वो आप दिल्ली में चला रहे हो, जब तक आप आरटीओ से इसको बदलवाओ ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि ये इंडियन फ्लैग मतलब ये कि इंडिया में बना है और इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो भारत का फ्लैग है। भारत को देखो किसी से दुश्मनी तो है नहीं, और भारत ने कई बार, भारत ने कंडेम किया अटैक को, और कई बार बोला है कि अभी जब देखिए 3 सेलर्स मार दिए थे अमेरिका ने, हमारे 3 लोगों को मार दिया था, अटैक किया था, और इसके बाद भी युद्ध हो रहा है, मौतें होंगी, लेकिन हमारे अगर कोई भी भाई मर रहा है वो सही नहीं है। बिना बात के भाई इंडोनेशिया के शिप को उड़ा दिया, ईरान के शिप को उड़ा दिया, जब श्रीलंका गया था वो 100 के करीब लोग मर गए। ये तो अमेरिका की दादागिरी है ना, तो ये खतरा तो अब सब पे है। अब यहाँ तो वो शिप कुछ कर भी नहीं रहा था, चुपचाप जा रहा, तो यहाँ तो खतरा भी नहीं है, मार के किसने मारा? हुतियों ने मारा, और कौन मारेगा? अब हालांकि किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन जाहिर सी बात है, और यहाँ पे कौन है बताइए? या अफ्रीका में तो कोई कुछ करेगा नहीं, यहाँ हुतीस की प्रॉब्लम है ना, और शिप को लेकर जो ईरान के प्रॉक्सीज है वो एक्टिव है। तो भारत ने यही बोला है कि भाई ये काम ऐसे नहीं चलेगा, कि जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड एस्केलेशन हो रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि यमनी अथॉरिटीज को थैंक यू भी बोला कि आपने बहुत क्विक रिस्पांस दिया, और आपने 13 भारतीयों और एक यमनी भी था उसको बचा लिया। और यहाँ पे जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने बोला है कि देखिए जितने भी नेसेसरी असिस्टेंट है वो रेस्क्यूड सेलर को दीजिए, लेकिन दोस्तों ये दैट्स नॉट इनफ। भारत को बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करनी पड़ेगी। और अभी जब एक और शिप पर अटैक हुआ था, तो भारत ने ईरान की भी खबर ली थी। अब ये हुआ क्या, ये 13 नॉटिकल माइल्स जो इनका हुदैदा पोर्ट है ना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ही हुआ, एकदम बगल में, यमन के बगल में। तो प्रोजेक्टाइल आया, एक भयंकर मिसाइल या ड्रोन जो भी आया वो लगा, शिप डूब गया। उल्टा टाइटैनिक वाला हिसाब किताब है कि जरा सा लड़ेगा वो शिप डूब जाएगा, खत्म। और तो बम गिर रहा है शिप पे, और इतना भयंकर समंदर है, हर तरफ समंदर ही समंदर। एक मैं भी वीडियो देख रहा था, तो उसमें था कि टाइटैनिक जब डूबा, हमने तो टाइटैनिक पिक्चर देखी है ना, पिक्चर से हमको पता चला टाइटैनिक के पागल हो गए, टाइटैनिक सब मर गए थे उसमें, कुछ बचे थे, ऐसा नहीं है, 10% लोग बचे थे, बाकी सब मर गए। टाइटैनिक जो है जब डूबा तो बड़ा ब्राइट था, वो भयंकर ब्राइटनेस थी, हमको लग रहा था ना कि कितना उजाला है, पिक्चर में दिखाया था कि उनको शूट करनी थी, असली में ना गुप्त अंधेरा था। सोचिए एक शिप डूब रहा है, चारों तरफ समंदर है और गुप्त अंधेरा, कुछ भी नहीं। नाइटमेयर होता है भाई ये लोगों का, नाइटमेयर। यहाँ से मैं कभी बीच में जाता हूँ तो रात में इतनी तेज लहरें आती, डर लगता है कि समुद्र के किनारे जाऊंगी ना जाऊँ। तो यहाँ तो ये हुआ है, अभी कितने बजे हुआ है आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट वाज द टाइम जो ये शिप जा रहा था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि यमन से बिल्कुल, और कोस्ट गार्ड जो है ना, क्योंकि देखिए क्योंकि इंडियन फ्लैग इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मैरीटाइम रूल्स इंडिया के लागू होते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग मैरीटाइम रूल्स होते हैं, तो वो इंडिया ने जो रूल बनाया वो लागू होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो कोस्ट गार्ड होते हैं हर देश का, वो गश्त मारते रहते हैं, सब सही है कि नहीं, और इन सबको खबर भी होती है कि कौन सा शिप जा रहा है, क्योंकि आप जब किसी देश के मैरीटाइम बाउंड्री से पास करते हो ना, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, वो सब कुछ होता है आजकल, टेक्नोलॉजी सारा ट्रैकर। तो पता चल गया था यहाँ पे यमन को, और इसीलिए तुरंत एक्शन लिया, वरना दोस्तों शिप फटा, डूब जाएंगे लोग, मिनटों में डूबते हैं, और एक बार डूबे तो आप मर गए, आप बचा नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे कोस्ट गार्ड ने एक्शन लिया, और ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन दोस्तों बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट वाइड होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बातचीत चल रही है लेकिन उसके बावजूद हमले हो रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट का ना अच्छी बात है कोई डील हो जाए बट ये रुकेगी नहीं। ये क्या है कि आपने भाई शेर के मुंह में खून लगा दिया और जब ये हो गया तो अब ये छोटे मोटे हमले होते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ जा रहे हैं लेकिन कभी कहीं पड़ गया गोला, कभी कहीं कुछ हो गया, कभी अमेरिका ने कुछ कह दिया तो फिर ईरान नाराज हो गया। क्योंकि बात यह है कि अमेरिका ईरान को हरा नहीं पाया है और ईरान चौड़े होकर घूम रहा है, 56 इंच का सीना लेकर घूम रहा है। क्या हो, मार लो बेटा, हो गया तुम्हारा, अब हम मारते हैं। ये हालत आपको क्या लगता है? बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।